यहाँ पर हम देखते हैं ओडीसी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ओडीसी क्या है, किस तरीके से इसका संचालन किया जाता है। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ओडीसी, बड़े आयाम का प्रेषण हम कह सकते हैं इसको। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या है, तो हम कह सकते हैं वे प्रेषण जिसे वैगनों में लदान करने के बाद, ऐसे प्रेषण, पैसे मतलब कंसाइनमेंट हम कह सकते हैं कि वे प्रेषण जिनको या जिसे वैगनों में लदान करने के बाद प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक पूरे मार्ग में किसी भी स्थान पर गेज परिवर्तन सहित अधिकतम मानक आयाम का उल्लंघन करता है। किसी भी स्थान पर अधिकतम मानक आयाम का उल्लंघन करता है, यानी ओडीसी क्या है, ओडीसी को हम बोल सकते हैं ISMD, इनफाइनिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन, फ्राइंगिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन, इनफाइनिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं वे प्रेषण जिसे वैगनों में लदान के पश्चात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक पूरे मार्ग में किसी भी स्थान पर गेज परिवर्तन सहित किसी भी स्थान पर अधिकतम मानक आयाम का उल्लंघन करता है, उसे हम ओडीसी या फिर ISMD, इनफाइनिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन या ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट कहते हैं। अब ओडीसी और ISMD की जो श्रेणियां हैं, ओडीसी को कंसाइनमेंट और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच में उपलब्ध न्यूनतम क्लियरेंस के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस के आधार पर ओडीसी को A क्लास ओडीसी, V क्लास ओडीसी और C क्लास ओडीसी में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं किसके आधार पर बांटा गया है, ओडीसी को कंसाइनमेंट और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच में, कंसाइनमेंट के बीच में और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच, जो हमारा ओएचयू होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच में, कंसाइनमेंट और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच में उपलब्ध न्यूनतम क्लियरेंस के आधार पर इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। A क्लास ओडीसी, V क्लास ओडीसी और C क्लास ओडीसी। अब इन ओडीसीओ के बारे में हम देखते हैं कि A क्लास ओडीसी है हमारे पास में, V क्लास ओडीसी है और C क्लास ओडीसी है। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रॉस क्लियरेंस क्या होता है। जो ग्रॉस क्लियरेंस होता है A क्लास ओडीसी में 9 इंच या फिर 9 इंच से ज़्यादा होगा, इक्वल टू 9 इंच हो सकता है या फिर 9 इंच से ज़्यादा होगा, A क्लास ओडीसी कहलाएगा ग्रॉस क्लियरेंस। और दूसरा होता है हमारा V क्लास ओडीसी, इसमें 6 इंच से या 6 इंच से अधिक, लेकिन 9 इंच से कम होना चाहिए। 9 इंच से कम और 6 इंच या 6 इंच से ज़्यादा अगर ग्रॉस क्लियरेंस है तो वो V क्लास ओडीसी कहलाएगा। और C क्लास ओडीसी में क्या है, इसमें 6 इंच से कम, 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 4 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए, 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 6 इंच से 4 इंच तक। तो 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, वो कहलाएगा C क्लास ओडीसी। अब अनुमति की बात करें कि किसकी अनुमति कब लेनी पड़ेगी, तो A क्लास ओडीसी का अगर संचालन करना है तो PCOM की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें मंडल के अंदर A क्लास ओडीसी को चलाना है तो DRM की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसी मंडल के अंदर ओडीसी को चलाना है तो DRM की परमिशन लेनी पड़ेगी।
नहीं तो हमें PCM की परमिशन लेनी होगी। इसी तरीके से वी क्लास ओडीसी के लिए PCM की परमिशन चाहिए, लेकिन अगर मंडल के अंदर चला रहे हैं हम तो वहाँ पर DRM की परमिशन लेनी होगी। और सी क्लास ओडीसी को चलाने के लिए CRS की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सी क्लास ओडीसी को चलाने के लिए हमें CRS की परमिशन की ज़रूरत होती है। अब स्पीड की बात करें, स्पीड जो होती है ए क्लास ओडीसी में सेक्शनल स्पीड होती है, यानी कि जो सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है स्पीड। सेक्शनल स्पीड किस सेक्शन पर किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, तो सेक्शनल स्पीड होती है ए क्लास ओडीसी में। वी क्लास ओडीसी में स्पीड होती है 40 kmph और सी क्लास ओडीसी में स्पीड होती है 25 kmph। फिर हम बात करते हैं ए क्लास ओडीसी में 7 जो कर्मचारी चलते हैं, कर्मचारी, तो ए क्लास ओडीसी में जो 7 कर्मचारी चलते हैं, जो साथ में चलते हैं, साथ में चलने वाले कर्मचारी, ए क्लास ओडीसी में कोई भी कर्मचारी नहीं जाता है। इसमें वी क्लास ओडीसी में जेई जाता है, CNW का जेई जाता है। और सी क्लास ओडीसी में या तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर जाएगा, किसका, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, या SSE जाएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर CNW का, या फिर SSC जाएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर, किसका जाएगा, OHE का जाएगा, OHE एंड TI का जाएगा। संचालन की बात करें तो संचालन हम देखें, ए क्लास जो ओडीसी है, ए क्लास ओडीसी को दिन या रात में ही चलाया जाता है, जबकि बी क्लास ओडीसी है इसको भी दिन या रात में चलाया जा सकता है। सी क्लास ओडीसी है इसको केवल दिन में चलाया जाएगा। अब बात करते हैं 25 kV वाले विद्युतीकृत क्षेत्रों में ओडीसी का संचालन, यानी जहाँ पर 25 kV वाली लाइन लगी हुई है वहाँ पर ओडीसी का संचालन किस तरीके से किया जाता है। तो 25 kV वाले विद्युतीकृत क्षेत्र में ओडीसी का संचालन किस तरीके से किया जाएगा। पहला पॉइंट हम देखें, यदि OHE ग्रॉस क्लियरेंस 250 मिलीमीटर या उससे अधिक है तो कोई गति प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा ग्रॉस क्लियरेंस है OHE के साथ में, वो ग्रॉस क्लियरेंस तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ग्रॉस क्लियरेंस है 25 kV वाले विद्युतीकृत क्षेत्र में, जैसे हम ओडीसी चला रहे हैं तो उसका ग्रॉस क्लियरेंस अगर 250 मिलीमीटर या उससे अधिक है, 250 मिलीमीटर या फिर उससे अधिक है, ज़्यादा है, तो कोई गति प्रतिबंध की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम देखें कि गति प्रतिबंध 15 km/h रहेगी जब ग्रॉस क्लियरेंस है 250 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर के बीच में हो। जब ये ग्रॉस क्लियरेंस हमारा 250 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर के बीच में होता है तो यहाँ पर गति प्रतिबंध होगा 15 km/h। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओडीसी को क्रिटिकल लोकेशन पर नहीं रोका जाएगा। कहीं भी हम ओडीसी को क्रिटिकल लोकेशन पर नहीं रोकेंगे जहाँ ग्रॉस क्लियरेंस 250 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच रहेगा। जहाँ पर भी ग्रॉस क्लियरेंस है 250 से 200 के बीच में रहेगा वहाँ पर ओडीसी को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि यही लोकेशन है वो हमारी क्रिटिकल लोकेशन के अंदर आएगी। तो गति प्रतिबंध यहाँ पर कितना रहेगा, 15 km/h रहेगा। तीसरा पॉइंट हम देखें, तीसरा पॉइंट है हमारे पास में कि गति प्रतिबंध 15 km/h के साथ साथ पावर को स्विच ऑफ करके रखा जाएगा। जो पावर है हमारी, इस पावर को भी स्विच ऑफ करके रखा जाएगा। गति प्रतिबंध तो 15 km/h रहेगा, साथ में हमें पावर जो साथ साथ पावर को भी स्विच ऑफ करके रखा जाएगा जब कॉन्टैक्ट वायर से क्लियरेंस 200 मिलीमीटर से भी कम हो। अगर कॉन्टैक्ट वायर से जो क्लियरेंस है 200 मिलीमीटर से भी कम हो जाता है तो हम पावर को भी स्विच ऑफ कर देते हैं। और जिस ओडीसी प्रेषण और OHE के बीच ग्रॉस क्लियरेंस 101.6 मिलीमीटर से कम हो जाए, और जिस ओडीसी, जैसे ओडीसी का संचालन हम कर रहे हैं, अगर ग्रॉस क्लियरेंस हमारा 101.6 मिलीमीटर से भी कम हो गया है, अगर हमारा ग्रॉस क्लियरेंस जिस ओडीसी प्रेषण और OHE के बीच, जब भी ओडीसी प्रेषण यानी ओडीसी का संचालन करते हैं और OHE के बीच में ग्रॉस क्लियरेंस है 101.6 मिलीमीटर से कम हो जाता है तो उसी को
विद्युतीकृत सेक्शन में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर उसको विद्युतीकृत सेक्शन में चलाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ग्रॉस क्लियरेंस है 101.6 mm से जहाँ भी कम होगा वहाँ पर हम ओडीसी को नहीं चला सकते हैं विद्युतीकृत क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट हम देखें कि जहाँ पर गति प्रतिबंध है 15 किलोमीटर पर आवर है, 250 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर के बीच में ग्रॉस क्लियरेंस है, 200 और 250 मिलीमीटर के बीच में है। तो हम सभी ओडीसी को विद्युतीकृत सेक्शन में ले जाते समय कर्षण विभाग के एक प्रतिनिधि को भी इनके साथ जाना चाहिए। जहाँ पर ग्रॉस क्लियरेंस 250 से 200 मिलीमीटर के बीच में है वहाँ पर हमें क्या करना है, या 200 मिलीमीटर से भी कम हो जाता है लेकिन 101.6 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं 200 मिलीमीटर से लेकर के 250 मिलीमीटर और इधर 101.6 मिलीमीटर। इस 101.6 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर के बीच में अगर ग्रॉस क्लियरेंस है तो हम विद्युतीकृत क्षेत्र में जब ओडीसी को ले जाते हैं तो उस समय कर्षण विभाग, जो ओएचवी विभाग है, कर्षण विभाग, तो कर्षण विभाग का एक प्रतिनिधि को इनके साथ में ले जाना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखें कि 6वां पॉइंट है हमारे पास में कि यदि प्रेषण टायर युक्त वाहन हो तो सुनिश्चित किया जाएगी कि प्रेषण को अर्थ यानी वियोजित कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं प्रेषण टायर युक्त जो हमारे वाहन है, कौन से वाहन, प्रेषण टायर युक्त वाहन, प्रेषण टायर युक्त। तो अगर प्रेषण टायर युक्त वाहन हो तो सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रेषण को क्या कर दिया गया है, वो योजित यानी ग्राउंड कर दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारे पास में कि ओएचई विद्युतीकृत क्षेत्र में ओडीसी संचालन के समय खंड नियंत्रक एवं ट्रैक्शन पावर नियंत्रक आपस में समन्वय बनाए रखेंगे। कौन कौन से, एक तो खंड नियंत्रक आपस में समन्वय बनाए रखेगा और एक यहाँ पर समन्वय बनाए रखा खंड नियंत्रक और ट्रैक्शन पावर नियंत्रक। तो यहाँ पर जब भी ओडीसी को चलाया जाता है ओएचई विद्युतीकृत क्षेत्र में ओडीसी संचालन के समय खंड नियंत्रक एवं ट्रैक्शन पावर नियंत्रक आपस में समन्वय बनाए रखेंगे। फिर 8वां पॉइंट है हमारे पास में कि क्या होता है, ओडीसी के संचालन के मंजूरी पत्र में उल्लेखित अन्य सभी प्रतिबंधों का कड़ाई के साथ पालन अवश्य किया जाना चाहिए। ओडीसी संचालन का जो मंजूरी पत्र है उस मंजूरी पत्र में उल्लेखित अन्य सभी प्रतिबंध, जो भी मंजूरी पत्र में जो भी प्रतिबंध बताए गए हैं उन प्रतिबंधों का हमें कड़ाई से पालन करना है। अब बात करते हैं ओडीसी संचालन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ओडीसी संचालन के दौरान सावधानियों की बात करते हैं। सावधानियां, तो ओडीसी संचालन में क्या क्या सावधानी रखनी है। पहली सावधानी है ओडीसी को उसके निर्धारित मार्ग से ही चलाया जाएगा। किससे चलाया जाएगा, उसका जो निर्धारित मार्ग होगा उसी से ओडीसी को चलाया जाएगा। ओडीसी की लूज सेंटिंग नहीं की जाएगी, ओडीसी की हम लूज सेंटिंग नहीं करेंगे। ओडीसी को सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जाएगा। ओडीसी को कहाँ पर नहीं लगाएंगे हम, सवारी गाड़ी में। तो ओडीसी को सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जाएगा। ओडीसी वाहन के मध्य में ही रहना चाहिए। कहाँ पर रहना चाहिए, ओडीसी वाहन के मध्य में। तो ओडीसी वाहन के मध्य में ही रहना चाहिए। ओडीसी को स्टेशन की गुड्स शेड्स की हाई लेवल प्लेटफॉर्म लाइन से सामान्यतः नहीं गुजरना चाहिए। कहाँ से नहीं गुजरना चाहिए ओडीसी को, ओडीसी को स्टेशन की गुड्स शेड की हाई लेवल प्लेटफॉर्म लाइन से सामान्यतः नहीं गुजरना चाहिए। हाई लेवल प्लेटफॉर्म लाइन से तो ओडीसी को स्टेशन की या फिर गुड्स शेड की हाई लेवल प्लेटफॉर्म लाइन से सामान्यतः नहीं गुजरना चाहिए। यदि इन लाइनों से गुजारा जा रहा है तो स्वीकृति पत्र में दिए गए सावधानियों का हमें पालन करना होगा। 6वां पॉइंट याद रखना है,
ओडीसी को थ्रू गाड़ी से भेजना चाहिए, न कि शंटिंग गाड़ी से। किस गाड़ी से भेजेंगे ओडीसी को? थ्रू गाड़ी से भेजेंगे, ना कि शंटिंग गाड़ी से। और वी क्लास और सी क्लास ओडीसी को डबल लाइन के एक ब्लॉक सेक्शन में नहीं गुजारा जाएगा। जो भी हमारी वी क्लास और डी क्लास है, इनको डबल लाइन में एक ब्लॉक सेक्शन से नहीं गुजरना चाहिए। डबल लाइन में ब्लॉक सेक्शन, तो डबल लाइन में ब्लॉक सेक्शन से ओडीसी को नहीं गुजारा जाएगा। अब हम बात करते हैं 132 मीटर टन वाले कूप डिब्बों वेल वैगनों को चलाना। तो 132 मीटर टन वाले कूप डिब्बों या वेल वैगनों को किस तरीके से चलाया जाएगा? 132 मीटर टन वाले कूप डिब्बे या फिर हम बोल सकते हैं वेल वैगन। वेल माने कुआं होता है, तो वेल वैगन को चलाना, किस तरीके से इनको चलाया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी पीसीओएम, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक की पूर्व अनुमोदन के बाद ही इस रेलवे पर ही ये कूप डिब्बे या वेल वैगन चलते हैं। किसकी अनुमति से? पीसीओएम, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के पूर्व अनुमोदन पर ये डिब्बे चलते हैं। दूसरा, वेल वैगन लादे हैं या खाली हैं, हमेशा एक विशेष गाड़ी की तरह चलाने चाहिए, चाहे वो लदे हुए हैं या फिर वेल वैगन खाली हैं। हमेशा एक विशेष गाड़ी की तरह चलाना चाहिए। और उनके साथ एक परिवहन निरीक्षक, उनके साथ में क्या होता है, इनके साथ में एक परिवहन निरीक्षक और एक विशेष ड्यूटी गार्ड होता है, विशेष ड्यूटी गार्ड। तो इनके साथ में एक परिवहन निरीक्षक और एक विशेष ड्यूटी गार्ड और एक गाड़ी पर्यवेक्षक। तो हम कह सकते हैं वेल वैगन लादे या खाली हमेशा एक विशेष स्पेशल गाड़ी की तरह चलाना चाहिए। इनके साथ में या तो एक परिवहन निरीक्षक होना चाहिए, या एक विशेष ड्यूटी गार्ड होना चाहिए, या एक गाड़ी परीक्षण होना चाहिए, गाड़ी परीक्षक होना चाहिए। एक केवी फिटर, एक हमारा फिटर होना चाहिए, और 2 केवी खल्लासी अवश्य होने चाहिए। एक केवी है यहाँ पर, केवी फिटर भी होना चाहिए, और 2 केवी खल्लासी यहाँ पर होने चाहिए इस गाड़ी के साथ में, चाहे खाली हो या भरे हुए हो। एक गाड़ी परीक्षक होना चाहिए, विशेष ड्यूटी गार्ड या परिवहन निरीक्षक में से कोई एक हो सकता है। तीसरा हम देखें कि इस वेल वैगन को भारतीय क्षेत्र की सीमा के बाहर के गंतव्य स्थानों की बुकिंग नहीं किया जाएगा, यानी भारतीय सीमा के बाहर की बुकिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस वेल वैगन को भारतीय क्षेत्र की सीमा के बाहर के गंतव्य स्थानों की बुक नहीं करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है VWL वैगनों को स्पेशल गाड़ी से लेकर जाया जाएगा और इनकी अधिकतम गति 30 kmph है। जो हमारे वेल वैगन कूप डिब्बे हैं स्पेशल गाड़ी से लेकर जाएगा, इनको किस ले जाएगा? स्पेशल गाड़ी से। VWL वैगनों को स्पेशल गाड़ी से ले जाया जाएगा और इनकी अधिकतम गति होती है 30 kmph। पांचवा पॉइंट है VWL और इंजन के बीच में कम से कम 6 माल डिब्बे जड़े होने चाहिए। इंजन और VWL के बीच में कम से कम 6 माल डिब्बे अवश्य होने चाहिए। छठवां पॉइंट है हमारे पास में VWL के वैगन के पीछे यदि वैगन इंजन लगा है, वैंकिंग इंजन लगा है, VWL है, इस VWL वैगन के पीछे अगर क्या लगा है, वैंकिंग इंजन लगा है, वैंकिंग इंजन। तो VWL वैगन के पीछे यदि वैंकिंग इंजन लगा है तो वैंकिंग इंजन और VWL वैगन के बीच में यहाँ पर भी 6 माल डिब्बे होना ज़रूरी है। अगर VWL वैगन के पीछे यदि वैगन इंजन लगा है तो वैंकिंग इंजन और VWL वैगन के बीच में 6 माल डिब्बे होना ज़रूरी है।